हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के राजनीतिक विज्ञान का प्रथम अध्याय सत्ता की साझेदारी का अंतिम भाग 5 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे सत्ता की साझेदारी के रूप। देखिए आपने पहले से सबसे पहले ये समझा कि पावर शेयरिंग या सत्ता की साझेदारी क्या होती है। फिर हमने दो लोकतांत्रिक देशों को देखा, एक बेल्जियम को देखा, एक श्रीलंका को देखा। उसके बाद जो होता है हमने दोनों की कंडीशन को देखा और हमने देखा कि वहाँ की गवर्नमेंट ने अपने देश में किस तरीके से पावर शेयरिंग की। तो हमने ये भी देखा कि उसके अच्छे परिणाम भी हमें देखने को मिले और अगर पावर शेयरिंग अच्छी तरीके से नहीं हुई तो उससे जो होता है उसके हमें खराब परिणाम भी देखने को मिले। उसके बाद हमने सत्ता की साझेदारी के जो होता है विभिन्न पहलुओं को जाना और आज हम देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी के रूप को हम समझेंगे कि जो पावर शेयरिंग होती है वो किस किस रूप में जो होता है वो की जा सकती है। देखिए, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता था, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। सबसे पहले हम जानते हैं कि जब हमारे देश में या पूरे यूरोप में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे जब राष्ट्रवाद की भावना नहीं पनपी थी, उससे पहले जो होता है वहाँ पे राजतंत्र हुआ करता था। तो जो राजतंत्र जो था, जो मोनार्की था, वो हमेशा इस सिद्धांत पर बल लेता था कि सत्ता की साझेदारी नहीं करनी चाहिए। सारी शक्तियां जो होती है वो किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में ही निहित होनी चाहिए या फिर उनके कुछ जो ग्रुप्स होंगे, उनके जो कुछ मंत्री वगैरह होंगे, वहीं तक जो होता है वो पावर रहनी चाहिए, लोगों को पावर नहीं देना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं, जब हम फ्रांसीसी क्रांति में देखते हैं जिसने सारे यूरोप में जो होता है वो एक राष्ट्रवाद की जब लहर जो होता है वो पैदा कर दी थी और जब लोगों ने जो होता है प्रजातंत्र के महत्व को समझा, तो जब लोकतांत्रिक देश की हम बात करते हैं तो लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। देखिए, लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। जैसे राजतंत्र राजा का शासन था, वैसे ही लोकतंत्र जो होता है वो जनता का, वहां के रहने वाले, उस देश के रहने वाले लोगों का शासन है। तो जो एक लोकतांत्रिक देश के लिए सत्ता की साझेदारी बहुत अधिक आवश्यक है। लंबे समय से यह मान्यता चली आ रही थी कि अगर सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। देखिए, जो राजतंत्र के जो पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं, उन लोगों का ऐसा कहना था कि सरकार की जो भी शक्तियां होती है वो राजा के हाथ में होनी चाहिए या फिर मान लीजिए उनके जो इम्पोर्टेंट जो भी मिनिस्टर हैं, जो मंत्री वगैरह थे, उनके हाथों में ही होनी चाहिए। इस शक्तियों को हमें जनता में नहीं देना चाहिए। आप क्यों नहीं देना चाहिए? देखिए, उन्होंने अपने क्योंकि ना जो भी कोई सिद्धांत देता है तो वो अपने पक्ष में भी जो होता है बहुत सारे तर्क देता है। तो चलिए सबसे पहले हम राजतंत्र के इन तर्कों को, जो उनके पक्ष में दिए गए जो तर्क है, उनको हम समझते हैं। उनका ऐसा कहना था कि अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेने और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। जो राजतंत्र को जो सपोर्ट करते थे, जो लोग ये कहते थे कि सत्ता की साझेदारी नहीं होनी चाहिए, उनका ऐसा कहना था कि अगर सत्ता की साझेदारी हमने कर दी, लोगों को अगर हमने शक्तियां दे दी, तो क्या होगा कि इस समय जैसे क्विक डिसीजन, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें तुरंत जो होता है कोई निर्णय लेना होता है किसी भी विषय पर, तो वो जो निर्णय है जो है वो नहीं लिया जा सकता है, जिसकी वजह से जो शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। और इसके बाद उनका कहना था, लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। देखिए, लेकिन जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, जब जनता के शासन की बात करते हैं, तो ये बहुत आवश्यक होता है कि इसका यह सिद्धांत ही है, लोकतंत्र का यह सिद्धांत ही है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक लोकतंत्र में लोग जो होता है वो अपने, मतलब जनता जो होता है वो स्वयं पे शासन करती है। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूह और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है।
एक अच्छा लोकतांत्रिक देश कौन होता है? जो कि समाज में रहने वाले जो विभिन्न समुदाय के जो लोग हैं उनकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करता है, उनके सेंटिमेंट की रिस्पेक्ट करता है। देखिए, जहाँ पे एक अगर किसी भी देश में रहने वाले समुदाय जो है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, तो उन्हें जो होता है कभी भी इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए, उनको हमेशा ये बात लगनी चाहिए कि जितना ये देश बहुसंख्यक का है उतना ही ये देश अल्पसंख्यक का भी है। तभी एक राष्ट्रीयता की भावना जो होता है उस राष्ट्र में हमेशा विद्यमान रहेगी। समाज के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। देखिए, आगे चलकर मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी कि सरकारों के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। तो बहुत सारे जो है सत्ता के बंटवारा इस तरीके से हो सकता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहे, उसके नीचे एक जो होता है स्टेट गवर्नमेंट रहे और उसके नीचे जो है लोकल गवर्नमेंट रहे। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। हम देखते हैं कि पहले तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, मतलब वो केंद्र की सरकार होती है, और उसके अधीन कौन होती है? उसके अधीन राज्य सरकार होती है या फिर प्रांतीय सरकार होती है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो देखिए, हम उसे राज्य सरकार कहेंगे, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। लेकिन बहुत सारी जगह में जो होता है इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कहीं ने प्रोविंस कहा जाता है, कहीं ने प्रांतीय सरकार कहा जाता है। और इसके अलावा जो होता है क्षेत्रीय स्तर की सरकार होती है। अगर हम भारत को देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फिर आप देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट भी होती है, जो कि राज्य सरकार के भी अधीन रहती हैं। तो इसी तरीके की क्षेत्रीय सरकार भी जो होता है वो हर देश में जो होता है, कुछ देश में होती है, कुछ देश में नहीं होती है, और अलग अलग नामों से जो होता है ना अलग अलग देशों में बुलाया जाता है। भारत में जो होता है, जो हम प्रांतीय सरकार की बात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। लेकिन हर देश में ऐसा ही बंटवारा हो ऐसा नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों। मैं आपको एक बार क्लियर करती हूँ, जरूरी नहीं है कि हर देश में एक ही सिस्टम रहे। अगर इंडिया में जो होता है, अगर आप देखते हैं, अगर हम वर्टिकल स्तर पर अगर हम देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, फिर आपकी लोकल गवर्नमेंट है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर देश जो होता है वो इसी सिद्धांत को फॉलो करे। लेकिन हमारी तरह मतलब किसकी तरह? हमारे भारत की तरह जिन देशों में भी ऐसी व्यवस्था है, वहां के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह से होगा। देखिए, अगर जो भी लोकतांत्रिक देश है भारत की तरह, जहाँ के संविधान में जो कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में अगर यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि वहाँ पे दो गवर्नमेंट है, तो इसके बीच जो होता है, इनके बीच किस तरीके से सत्ता का बंटवारा होगा यह भी उनके संविधान में उल्लेख किया गया है। और उसको जो होता है उस देश की जनता को जो होता है उनको मानना चाहिए। और संविधान जो होता है वो इन दोनों ही जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है उनके बीच जो होता है सत्ता का एक उचित बंटवारा करता है। मतलब कुछ विषय जो होता है वह केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, कुछ राज्य सरकार के अधीन होते हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं जो कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही उन विषयों पर जो होता है वह अपना अपना निर्णय ले सकती हैं। अगर हम बेल्जियम की बात करते हैं तो देखिए, बेल्जियम में जो होता है एक सत्ता का एक उचित हस्तांतरण हमें देखने को मिला। तो बेल्जियम में तो यह काम हुआ, परंतु आप बच्चों अब आप बताइए कि श्रीलंका में इस तरह के काम हुआ था? नहीं। श्रीलंका में हमने देखा है कि वहां पे अल्पसंख्यक की भावनाओं को जो होता है वह दबाया गया था। किसके द्वारा? बहुसंख्यक के द्वारा। राज्य सरकारों के से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। अब राज्य सरकार को नीचे जो होता है बहुत सारी लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे आपके नगर निगम है, नगर पालिका है, पंचायत है। क्योंकि देखिए, आपके जितने भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक बहुत बड़े देश, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की इतनी सारी आबादी है, इतना बड़ा जो होता है वो देश है, तो क्या सिर्फ एक सरकार उसको चला सकती है? क्या सिर्फ केंद्रीय सरकार अगर रहेगी तो क्या होगा कि शासन जो होता है वो समुचित रूप से नहीं चल सकता है, क्योंकि हमें जनता की हर आवश्यकताओं के बारे में पता चल सकेगा क्या? नहीं। तो जब हमें जनता की विभिन्न समस्याओं के बारे में पता चलेगा तभी तो सरकार जो होता है उसका समुचित समाधान कर सकती है। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि
पद सोपान आधार पर, मतलब हायरार्की के आधार पे जो होता है अलग अलग, जैसे कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, उसके बाद जो होता है अगर स्टेट लेवल की बात करें तो यहाँ पर एक राज्य सरकार होगी, जो राज्य की जो होता है गतिविधियां होंगी, जो समस्याएं होंगी उनको देखेगी। फिर उसके नीचे जो होता है जो लोकल गवर्नमेंट होंगी, लोकल गवर्नमेंट मतलब कि आपके जो नगर वगैरह को देखेंगी, जो सिटी वगैरह को देखेंगी, तो इसके लिए आपकी नगर पालिका है, उनकी विभिन्न समस्याओं को जो होता है वो नगर पालिका के द्वारा जो होता है उनका समाधान किया जाएगा। और ऐसे ही आप जानते हैं कि जैसे अगर हम भारत की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी आबादी आज भी जो है वो गाँव में रहती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती है, तो उनको सुलझाने के लिए जो होता है वहां पर किसकी व्यवस्था की गई है, पंचायत की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो होता है हमने कैटेगरी बनाई है, अलग अलग जो होता है इसके चरण है, जिसके द्वारा एक अच्छे शासन जो होता है व्यवस्था जो है उसे हम प्रदर्शित कर सके। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह जैसे कि भाषाई और धार्मिक समूह के बीच भी हो सकता है। देखिए, सत्ता का जो बंटवारा होता है वो भाषाई समूह के समुदाय के आधार पर भी हो सकता है और धार्मिक समुदाय या उनके समूह के आधार पर भी हो सकता है। अगर हम बेल्जियम की बात करते हैं तो उदाहरण के तौर पे हम बेल्जियम को ले सकते हैं। बच्चों, आपको याद होगा मैंने आपको कम्युनिटी गवर्नमेंट या सामुदायिक सरकार बताई थी, तो बेल्जियम की जो सामुदायिक सरकार है वह इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। हमने देखा था कि बेल्जियम में जो होता है वहां पे रहने वाले जो कम्युनिटी थे वो कौन कौन सी थी, फ्रेंच, डच और जर्मन। तो इन सभी के लिए कौन सी थी, कम्युनल जो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी वो थी, उनके लिए सामुदायिक सरकार थी। और ये सरकार जो थी वो क्या था कि रहने वाले जो बेल्जियम में रहने वाले जो डच थे, जो जर्मन लोग थे, जो फ्रेंच लोग थे, वो अपनी अपनी जो है सामुदायिक सरकार को चुनते थे। और वो सामुदायिक सरकार जो होते हैं उनके मतलब जो संस्कृति थी, उनकी भाषा थी, इन सभी अगर मामलों में कोई भी इशू था तो इनसे रिलेटेड इशू जो होता है वो कौन सॉल्व करती थी, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट या सामुदायिक सरकार जो होता है उनको यह अधिकार प्राप्त था। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। देखिए, हम अगर भारत की भी बात करें, आप अपने देश को, क्योंकि हम अपने देश को बहुत अच्छे से समझते हैं इसलिए हम उदाहरण के तौर पे इंडिया को लेके चलते हैं कि अगर हम यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, यहाँ के लॉ को देखें, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे लॉ में जो होता है इस बात को स्पष्ट रूप से जो होता है कहा गया है कि बहुत सारे जो होता है जो कमजोर समुदाय होते हैं, जो कि दलित वर्ग वगैरह जो होते हैं, और जो महिलाएं होती है हमारे यहाँ जो होता है जो महिलाएं हैं उनको भी रिजर्वेशन दिया गया है, तो उनको भी ज्यादा से ज्यादा जो है प्रशासन में भागीदारी बनाने का जो है अवसर दिया जाता है। इसके साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। और हम अपने देश में भी देखते हैं कि जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, चाहे वह ST SC हो गए, OBC हो गए, SC हो गए, तो ये जो भी आपके अल्पसंख्यक जो समुदाय होते हैं उनको भी हम जो है सत्ता में एक उचित साझेदारी देते हैं, एक उचित हिस्सेदारी देते हैं, ताकि देश में रहने वाले किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग को ये फीलिंग ना आए कि उनके साथ जो होता है वो पक्षपात किया जा रहा है। सभी को समान रूप से जो होता है साथ लेकर चलना ही एक लोकतांत्रिक देश की विशेषता है। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। अब देखिए, दबाव समूह क्या होते हैं? बहुत सारे, अगर हम इंडिया की भी बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रेशर ग्रुप होते हैं जो कि प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जो होता है वो सत्ता में साझेदारी करते हैं, शासन को प्रभावित करते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं, जैसे कि आप अगर देख लीजिए कुछ ग्रुप्स जो होते हैं वो उद्योगपतियों के होते हैं, कुछ ग्रुप्स जो होते हैं वो किसानों के भी होते हैं, उसके अलावा व्यापारियों के ग्रुप है, फिर आपके विद्यार्थियों की जो होता है कुछ ग्रुप्स हैं, उसके अलावा धार्मिक आधार पे भी जो होता है वो कुछ ग्रुप्स होते हैं। जैसे बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। तो प्रारंभ में जो होता है, क्योंकि हमारे देश में एक ही अगर हम देखते हैं तो एक ही प्रकार की जो है सरकार थी और उन्हीं का जो होता है बहुत समय से जो होता है उसी राजनीतिक पार्टी जो थी उनका शासन चला। तो प्रारंभ में जो होता है स्वतंत्रता के बाद अगर हम भारत की बात करें तो ये दबाव समूह जो होता है ज़्यादा सक्रिय नहीं थे और इनकी भूमिका भी कहीं ना कहीं नकारात्मक थी। लेकिन आज जो अगर हम देखें तो ये जो होता है एक लोकतांत्रिक देश के लिए महत्वपूर्ण है ये दबाव समूह। और ये जो होता है बहुत ही इनमें मतलब
आज जो होता है ये जो लोकतांत्रिक जो देश के लिए जो होता है दबाव समूह जो होता है वो महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका जो है वो निभाते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। अब आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में जो होता है जनता जब लोगों को जब जनता का शासन है तो वो जनता का शासन किस प्रकार से होगा कि उनके सामने जो होता है वो चुनाव होगा, चुनाव का विकल्प होगा, ताकि लोगों में जो होता है बहुत सारे विकल्प होंगे और उसमें से जो सबसे अच्छा जो श्रेष्ठ विकल्प होगा वो चुनकर जो होता है वो शासन की बागडोर अपने हाथों में लेगा। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। और हम देखते हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, जो सिस्टम होता है, उसमें बहुत सारी पार्टियां होती है। आप इंडिया में ही देख लीजिए कितनी सारी पार्टियां होती है। तो बहुत सारी यहाँ पे पार्टियां होती है, अलग अलग जो होता है उनके पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं और फिर उसमें से जो होता है चुनाव होता है। उनमें आपस में इन पार्टियां जो होती है वो सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है। तो ये जो बहुत सारी जो पार्टियां होती है वो आपस में ही जो होता है क्या होता है उनमें कंपटीशन चलता है। तो आप देखते हैं कि जब चुनाव इलेक्शन आता है तो सब पार्टियां जो होती है वो अपने अपने इलेक्शन कैंपेन में जो होता है वो लग जाती हैं। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंदिता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारी चूंकि पार्टी होती है तो इसमें एक कंपटीशन होता है तो हम क्या करते हैं, आप खुद ही बताइए, जब आप में भी या बहुत सारे आप एक एग्जांपल लीजिए, जब आप और आपके जो क्लासमेट्स होते हैं बच्चों उनके बीच में जब एक कंपटीशन होता है तो क्या होता है कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एफर्ट डालने की कोशिश करते हैं। तो जब आप अच्छे से अच्छा करेंगे तो इससे क्या होगा, किसको लाभ होगा, आपको लाभ होगा, आपके देश को लाभ होगा। तो इस तरीके से सत्ता एक व्यक्ति या उसके समूह के हाथ में ना रहे। तो उनको इस बात का ये हमेशा ये रोटेट होते रहते हैं, कभी ये पार्टी बनी तो कभी दूसरी पार्टी बनेगी। तो जो अपना अच्छा काम करेगा, जो जनता की वाकई में सेवा करेगा, वो जो होता है जनता उनको चुनकर शासन की जो होता है वो बागडोर उनके हाथों में सौंपेगी। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो आप पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ में आती जाती रही है। तो अगर एक लंबे समय को अगर हम देखें, अगर हम इंडिया को ही देखें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस आप देखते हैं कि इंडिया में जो होता है वो कितने लंबे समय तक कभी यहाँ पे कांग्रेस का था, कभी यहाँ पे बीजेपी आई, कभी और भी अलग अलग पार्टियां जो होता है वो सत्ता में आती रही है। तो इस तरीके से अलग अलग सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ में सत्ता आती है और जाती रही है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है या सरकार का गठन करती है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कभी कभी ये बिल्कुल हमें साफ साफ हमें देखने को मिलता है कि दो जो होता है वो इम्पोर्टेंट जो भी सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बड़ी पार्टियां होती है वो सामने सामने चुनाव लड़ती है, एक हारती है एक जीतती है और इस प्रकार से जो होता है जो जीतती है वो सरकार का जो है गठन करती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे जो प्रेशर ग्रुप, जो दबाव समूह होते हैं वो यहाँ कार्य करते हैं। तो अगर हम बहुत सारे, तो इन सब का भी जो होता है, जैसे कि चाहे वो व्यापारी हो तो व्यापारियों का जैसे आप जो होता है फिक्की देख सकते हैं। उसके अलावा किसानों के भी बहुत सारे, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो होता है द इंडियन किसान संघ है, और उसके अलावा जो होता है आपके विद्यार्थियों के जो होता है ABVP वगैरह, जो इनके भी अलग से जो होता है एक ग्रुप हैं जो समूह बने हुए हैं। उसके अलावा आप कुछ अगर धार्मिक आधार पर देखें तो VHP है, आपके बजरंग दल है और RSS है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रेशर ग्रुप हैं जो कि शासन में, लोकतंत्र में जो होता है वो शासन व्यवस्था में हमें सक्रिय देखने को मिलते हैं। ठीक है, सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। अब ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं या तो वो कभी कभी सीधी भागीदारी करते हैं या तो फिर जो होता है वो अपने सदस्य वर्ग के लाभ, उनको लाभ देने, मतलब उस जो समूह है उनको लाभ पहुंचाकर, और ये दबाव समूह जो होता है सत्ता में या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो होता है वो अपने रोल प्ले करते हैं, अपनी भागीदारी जो होता है सरकार चलाने में करते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या समझा, क्या
पढ़ा। तो देखिए, सबसे पहले आज हमने ये देखा कि किस तरीके से जो होता है वो सत्ता की साझेदारी जो होता है वो किस तरीके से होती है, किस तरीके से गवर्नमेंट होती है। हम सबसे पहले ये देख सकते हैं कि कितने सारे जो होते हैं इसके रूप होते हैं। तो सबसे पहला आपने जब हम साझेदारी के रूप की बात करते हैं तो एक हमने देखा हॉरिजॉन्टल। भाई हॉरिजॉन्टल क्या होती है कि जिसमें जो होता है आपकी जो विधायिका होती है, आपकी कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। तो ये सारी जो होता है इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये सारे जो होता है इन सभी में सत्ता विभक्त होती है और कोई किसी से बड़ा नहीं होता है, सब समान होते हैं। उसके अलावा जो होता है अगर हम वर्टिकल पावर शेयरिंग की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि देखिए सबसे पहले केंद्रीय सरकार होती है अगर हम इंडिया की बात करें तो, और फिर उसके बाद जो होता है स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर किस तरीके से जो होता है लोकल गवर्नमेंट होती है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार जो होती है वो शासन करती है। और इस तरीके से हमने देखा। इसके अलावा बहुत सारे जो होता है जो प्रेशर ग्रुप, जो दबाव समूह होते हैं वो भी जो होता है राजनीति में अपना सक्रिय योगदान देते हैं। इसके अलावा जो होते हैं कुछ जो आरक्षण हम देते हैं, रिजर्वेशन देते हैं अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को। तो इस तरीके से तो ये सभी लोग जो होता है मिलकर एक लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। और एक सच्चे लोकतंत्र जो होता है वो उसमें एक पावर शेयरिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। और एक सच्चे लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत आवश्यक होता है कि वह सभी की फीलिंग का ध्यान रखे, सभी के सेंटिमेंट्स का रखे, सभी की भावनाओं का आदर करते हुए जो होता है वो सत्ता की भागीदारी करे, सत्ता का हस्तांतरण करे।